हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग पिछले 2 लेक्चर्स को अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, उसका नोट्स बनाए होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी की होंगी। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ये आज का न्यूमेरिकल्स सबका स्टैंडर्ड होगा, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले इजी न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है और एक पार्टिकल इस पॉइंट पे है ना, ए पॉइंट पे। इसकी स्पीड इधर है ना, v है। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, लेफ्ट साइड। लेट से कि ये जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है ना। इसका मतलब क्या है, ये वेलोसिटी क्या है बाबू, इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब मैग्नीट्यूड वाइज है ना, मैं मॉड में लिख रहा हूं, तुम समझ में आ रहा होगा। मैग्नीट्यूड वाइज ये इंक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन दे दिया जाए क्या? तो चलिए ऑप्शंस भी देख लीजिए। ऑप्शंस कुछ ऐसे 4 ऑप्शंस होते हैं ना, मैं 8 ऑप्शन दे दे रहा हूं। डायरेक्शन पूछा है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, डायरेक्शन पूछा है। तो लेट से अगर ये वाला डायरेक्शन आ रहा है तो 1 आप आंसर मारिएगा, फिर ये 2 है, इधर वाला डायरेक्शन 3 है, इधर वाला डायरेक्शन 4 है, इधर वाला डायरेक्शन 5 है, इधर वाला डायरेक्शन 6 है और इधर वाला डायरेक्शन 7 है और इधर वाला डायरेक्शन 8 है। 8 ऑप्शंस। तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार सोचिए किधर होगा नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। इसी क्वेश्चन को मैं ये भी पूछ सकता था कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। और आप लोग जानते हो कि फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है। और कौन सा एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, है ना। अब यहाँ पर ये एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन गया बाबू क्योंकि सर्कुलर मोशन में आप लोग देख चुके हैं 3 तरह का एक्सीलरेशन आ रहा था 2 ही। रेडियल एक्सीलरेशन या जिसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, जो कि सेंटर की टुवर्ड्स लगता है। एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, है ना, जो कि स्पीड वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग लगता है। ठीक है, वो अगर स्पीड बढ़ता है तो उसके तरफ लगता है, अगर वेलोसिटी घटती है तो उसके ऑपोजिट लगता है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और दोनों का रिजल्टेंट करेंगे तो नेट एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है, तो है ना, आई होप कि आप लोग है ना 8 ऑप्शन में से देखे होंगे। ये जो एरो दिखा रहे हैं ना, वो डायरेक्शन होकर है। ठीक है, अगर इधर आ रहा होगा इस पॉइंट पे तो 8 आंसर दीजिएगा, अगर ऐसे करके आ रहा होगा तो 4 आंसर दीजिएगा। चलिए, बहुत लोगों का हो गया होगा, नहीं तो देखिए मैं बताता हूं। अब देखो यहाँ पर बस यही काम है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को पॉइंट आउट करना है ना, वो किधर लगेगा। ठीक है, तो चलिए एक चीज हम लोग जानते हैं बाबू कि रेडियल एक्सीलरेशन कुछ भी हो वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। मालूम, रेडियल एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, और वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर होता है, ये भी मालूम होगा। अब देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है और इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, इस डायरेक्शन में, यानी इस पॉइंट पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है, उसकी मैग्नीट्यूड। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, जिधर होता है उधर ही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है, मतलब टेंजेंट पे ही होता है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उसी की तरफ होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन किधर होगा बाबू, इधर ही होगा। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में हम लोग कवर किए। तो टेंजेंशियल इधर है, रेडियल इधर है। मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, रेडियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है और दोनों 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो अब है कि नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। बहुत सिंपल है ना, किधर होगा, इस दोनों के कहीं पर होगा, है ना, बीच में होगा। रिजल्टेंट है ना, करना जानते हो गया आप लोग। ठीक है, तो वेक्टर से हम लोग को पता चल रहा है कि नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कुछ इधर होगा। जरूरी नहीं कि 45 डिग्री पे होगा, बीचों बीच होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा बाबू, वो इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया। ठीक है, हम लोग को बस गमसम बताना है कि है ना, गमसम टाइप के कि किधर होगा, है ना, किस डायरेक्शन में होगा। तो नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो ऑप्शन आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन 6 आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 6। समझ में आ गया, ये सिंपल था। चलिए एक ना आप लोग की प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही। लेट्स से कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है।
लेट्स से कि एक सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड है, रोड आप लोग जानते हो ना, गोल टाइप का ऐसे रोड होता है, टर्निंग वाला जो रोड होता है, ठीक है। इसमें है ना क्या कहते हैं, कोई व्हीकल है, साइड व्यू इसका बना रहा हूं, ऐसा मैं सोचना कि 2 ही चक्कर है ना, 2 चक्कर उधर है, ठीक है। ये जा इधर रहा था, ठीक है, जा इधर टेंडेंशियल होगा, ठीक है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो घट रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग है ना, ये स्पीड जो है वो डिक्रीजिंग है। अब बताइए कि है ना नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। अभी देखो ये जो मैं 2, 4, 6, 8 लिखा हूं, ये बीचों बीच नहीं लिखा हूं, है ना, बस इसका ये मतलब 5 और 7 के बीच में किसी एंगल पे है, ठीक है, ऐसा बस बताना है यहाँ पर। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से सोचिए कि किधर होगा, सोच पाए हो तो चलो मैं बता देता हूं। अब देखो यहां पे सोचना, ये देखो सर्कुलर पाथ है, पक्का इसका सेंटर कुछ इधर होगा, है ना, ऐसे सर्कुलर पाथ है ये, ठीक है, और सेमी सर्कुलर भी है तो भी तो उसका सेंटर है ना, उसको माना जा सकता है ना कि एक सर्कल का वो पार्ट है, एक आर्क है। तो एक रेडियल एक्सीलरेशन हम लोग को पता करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो किधर होता है, सेंटर की तरफ होता है, तो रेडियल एक्सीलरेशन हम लोग झटाक से ऐसे बना दिए। अब है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, उसमें थोड़ा सा सोचना होता है। सोचना क्या होता है, एक तो पता है कि इसी टेंजेंट पे होगा, ये तो श्योर है ना, अब ऊपर होगा कि नीचे होगा इस पे सोचना है। अब देखो ये जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है ना, इसका मतलब एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किधर होगी, इसके पीछे होगी, है ना, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, ठीक है, तभी तो वो इसके मैग्नीट्यूड को घटा सकता है ना। आप लोग जानते हो कि है ना एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर वेलोसिटी के अलोंग होता है तो वो इसकी स्पीड को बढ़ाता जाता है, और अपोजिट होता है तो उसकी स्पीड को घटाता जाता है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो रेडियल इधर हो गया, टेंजेंशियल इधर हो गया। अब तो आप सब लोग बता सकते हो नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इसी के कहीं बीचों बीच इधर होगा, एकदम बीचों बीच नहीं कह सकते, है ना, मतलब यहां और यहां के बीच कहीं पे होगा, ठीक है, इन बिटवीन होगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहता है तो 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। इस पे भी हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये फिर से 6 आ गया, ठीक है। तो ये बस इत्तेफाक है कि फिर से क्या आ गया, 6 आ गया आंसर। यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, 6, एक ही ऑप्शन चल रहा है अभी भी, ठीक है, दोनों के लिए ये ऑप्शन सेम है। एक और क्वेश्चन चाहिए, चलो एक क्वेश्चन और, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, समझ आ रहा है, ये ऑप्शन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये जो मैं डायरेक्शन बनाया हूं ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, ये दोनों के लिए कॉमन ऑप्शन। एक और बना देते हैं, ये थोड़ा सा सोचना है। पेंडुलम सुनो, पेंडुलम अभी तो पढ़े नहीं होगे, पेंडुलम एसएचएम में पढ़ना होता है, नाम सुनोगे, सिंपल पेंडुलम, जो कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे करते, यहाँ पैर लटका हुआ रहता है, ये ऐसे ऐसे होता है। घड़ी में, बहुत पुराने जमाने की घड़ी में ना पेंडुलम होता था, ठीक है, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि पेंडुलम का ये एक्सट्रीम पॉइंट है, एक एक्सट्रीम पॉइंट ये है, ठीक है, और ये इसका मिडिल पॉइंट है ना। पेंडुलम है ना किसी इंस्टेंट पे मान लो पेंडुलम यहां पर है और ये पेंडुलम का बॉब है, ठीक है, और ये इधर आ रहा है, ठीक है, मतलब उस साइड से इधर आ रहा है, ठीक है। अब बताना बस, इसमें वेलोसिटी का मैं कुछ बताऊंगा नहीं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो खुद सोच लेना है, ठीक है, कि वो इधर आ रहा है। तो अब तुम ही लोग बताओ कि नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, ऑप्शन यही है, सोच लो, वीडियो पॉज करके करो, एक बार ट्राई करो। किसी कंपटीशन में ये आया हुआ है क्वेश्चन, जैसे जेई में आया हुआ है, बस नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बताना है, सब में कॉमन है ना, क्वेश्चन ऑप्शन सब कॉमन है, फिगर चेंज हो रहे हैं। चलो मैं बताता हूं, देखो एक तो समझ में आ रहा होगा कि एक ये है ना लगभग एक सर्कुलर पाथ टाइप का फॉलो कर रही है ना, आर्क बना रही है, जब पेंडुलम ऐसे से कर रहा है तो, ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस इंस्टेंट पे इधर होगा, ये तो मालूम है, ठीक है। रेडियल एक्सीलरेशन पक्का इस साइड होगा, है ना, क्योंकि ये सेंटर हो गया, इसी सेंटर के अबाउट ये मतलब कि घूम रहा है ना, तो रेडियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रेडियल एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में क्वेश्चन है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा या इधर होगा, टेंजेंट में होगा, ये तो मालूम है, ठीक है। अब एक चीज तुम लोग खुद सोचो कि जब ये पेंडुलम यहां पर पहुंच जाता है, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है, तो उसकी स्पीड वहां पे 0 होती है कि मैक्सिमम होती है, खुद सोचो।
है ना, पेंडुलम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अगर मान लो पेंडुलम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जब यहाँ पे जाता है तो पेंडुलम की स्पीड क्या हो जाती है, कम, सबसे जीरो हो जाती है ना, मिनिमम जीरो हो जाती है, तभी तो वो वापस इधर आता है। फिर जब बीच में आता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, तभी तो वो आगे तक जा पाता है, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये एंगल है और यहाँ पे mg लगाओगे तो ये mg sin थीटा इधर आ जाएगा, है ना। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मतलब इस साइड जब आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जीरो थी, जीरो से बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम होती है, फिर घटती घटती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में जाते वक्त बढ़ रही है ना, स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा है ना, क्या कहते हैं, मैं चेंज करता हूं, या इसमें से पता नहीं चल पाएगा, है ना। मैं यहीं पे 4 ऑप्शन बना दे रहा हूं। एक ऑप्शन में इधर कर देता हूं 1, एक ऑप्शन इधर 2 कर देता हूं, एक ऑप्शन 3 कर देता हूं, फिर एक ऑप्शन में इधर 4 कर देता हूं, ठीक है। 4 ही ऑप्शन रखते हैं इसके लिए, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए इस फिगर के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब तो मैं सब कुछ बता ही दिया हूं, है ना, आंसर आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, ठीक है। और भी बहुत सारा डायरेक्शन बनाया जा सकता था, इधर बनाया जा सकता था, इधर बनाया जा सकता था, है ना। झूठ मूठ का इतना ऑप्शन देने से क्या है फायदा। 1 2 3 4 4 ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो रेडियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो नेट एक्सीलरेशन किधर आएगा, यहीं पर कहीं कुछ आएगा, है ना। इसी के, है ना, इसी दोनों के बीच में आएगा, दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, इसी दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, ठीक है, नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी को हम लोग 4 मान लेते हैं, तो ये नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जब, है ना, जेई का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें और अच्छे से ऑप्शन दिख जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ाया रहेगा ऑप्शन, है ना। समझ में तो आ रहा है करना क्या है यहाँ पर, रेडियल एक्सीलरेशन पता करना और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पता करना है। इधर क्यों हुआ ये मैं समझा चुका हूँ, है ना। आप लोग पीछे जाके एक बार फिर से देख सकते हो कि इधर जाने पे स्पीड बढ़ता है, तो स्पीड बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी किधर होगा, इधर ही होगा, ठीक है। तो ये, है ना, बेसिक हो गया रेडियल एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो, है ना, लिखित टाइप का होगा। ये तो सोच के आंसर देना था, है ना, बिना पेन उठाए। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, है ना, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्या है। अल्फा जो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अल्फा मतलब क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, वो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम का फंक्शन है। देख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 2t, कुछ भी पूछ सकता है, 2t स्क्वायर 2t क्यूब, है ना, या साइन कॉस कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल रखने के लिए 2t रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है कि पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले लेक्चर में भी हम लोग न्यूमेरिकल्स किए थे अल्फा पर, है ना। लेकिन वहां पर क्या होता था, एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता था, है ना। एंड वी नो दैट इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई तभी कर सकते हैं जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, ठीक है। यानी सर्कुलर मोशन में कहे तो एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, तभी हम लोग वो सब फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हम लोग पढ़े थे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। यहाँ पर चूंकि अल्फा टाइम का फंक्शन है तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वो इक्वेशंस बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये कैलमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आप लोग को बेसिक प्रोसेस से, है ना, गुजरना होता है, जिस प्रोसेस से वो डिराइव हुआ था, है ना, वो सारे तीनों इक्वेशंस जो कि आप लोग कैलमेटिक्स में पढ़े होंगे। सर्कुलर में तो मैं एनालॉगी फॉर्म में बता दिया था, उसी प्रोसेस से यहाँ पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो, है ना, क्या क्वेश्चन है, अल्फा 2t है, इनिशियल ओमेगा 0 है ना, ये आई है, ओमेगा इनिशियल 0, और जो सर्कुलर पाथ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका रेडियस 1 मीटर है। तो पूछ रहा है कि 2 सेकंड के बाद नेट एक्सीलरेशन क्या होगा और एंगल बिटवीन रेडियल एक्सीलरेशन एंड नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, है ना, 2 सेकंड के बाद, ठीक है। तो बनाते, अगर यही पे अगर t नहीं रहता है ना, कांस्टेंट रहता है, तो हम लोग ओमेगा फाइनल तुरंत निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निकालना होगा हम लोग को एक एक चीज। अब देखो नेट एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो नेट एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड ही अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बाद में एंगल भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो नेट एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, रेडियल एक्सीलरेशन भी निकालना होगा और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी निकालना होगा। तो अगर आप लोग चाहो तो अपने से सॉल्व कर सकते हो वीडियो पॉज करके, नहीं तो फिर बाद में मिला लेना, ठीक है। नहीं तो मैं सॉल्व करता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे समझाने के लिए सर्कुलर पाथ में बना दिया, ये इसका सेंटर है, ठीक है।
इनिशियल ओमेगा 0 है। मान लो पार्टिकल कुछ यहाँ पर है, ठीक है, ये रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, सिंपल। अब हम लोग है ना, हम लोग को देख लेना चाहिए कि हम लोग को क्या क्या फॉर्मूला मालूम है जिससे हम लोग ये सब निकाल सकते हैं। तो देखो, रेडियल एक्सीलरेशन की जरूरत होगी और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की जरूरत होगी। तो रेडियल एक्सीलरेशन का बाबू है ना, फॉर्मूला जो होता है ओमेगा स्क्वायर आर होता है, जानते होगे आप लोग। अब देखो ओमेगा कब का, 2 सेकेंड का निकालना होगा ओमेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू आर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, अल्फा इंटू आर। तो एक एक करके निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या निकल जाएगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो निकालना मुझको बहुत इजी लग रहा है, अल्फा इंटू आर है ना। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ 2t इंटू आर है ना, टाइम का वैल्यू बस क्या रखना है वहां पे, 2 सेकंड रख देना है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा निकालना यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला आप लोग ये पढ़े होंगे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है ना। जिस तरह एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता था, उसी तरह अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ठीक है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं, यहां पर स्टार्ट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी से स्टार्ट करते हैं। इसको देखो तो मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी लिख सकते हैं, मानते हो इस चीज को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा निकालना है और हम लोग को अल्फा टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन से आप लोग ऐसा नहीं कि अनविट किए हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप लोगों ने कैलमेटिक्स में है ना एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के वाले क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे, जिसमें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया जाता था, कभी एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन दिया जाता था, कभी डिस्टेंस टाइम का फंक्शन दिया जाता था, याद है, एक्स इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर दिया हुआ है। अब वेलोसिटी पूछ रहा है, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी आता था, एक बार फिर डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सीलरेशन आता था। ऐसा नहीं कि आप लोग एकदम नादान है इन सब चीजों से, इसलिए मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कैलमेटिक्स में बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं, उस टाइम डर लगता है। लेकिन तो यहाँ पे चलिए मैं इंटीग्रेशन करके बताता हूँ आप लोग को। जब बाबू टाइम 0 था, जब बाबू टाइम 0 था तो ओमेगा क्या था, ओमेगा इनिशियल 0 था, क्वेश्चन में दिया हुआ इनिशियल ओमेगा मतलब टाइम 0 पे। जब टाइम t होगा तो ओमेगा क्या होगा, यही तो निकालना है हम लोग को, है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा। देखो अभी मैं समझा रहा था, वैसे अल्फा अगर मान लो कांस्टेंट था तो ये बाहर निकल जाता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है ना, तो t है ना, t ही बच जाता है यहाँ पे, तो अल्फा t हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाता है ओमेगा माइनस ओमेगा इनिशियल। फिर देखो उधर ले जाओ ओमेगा इनिशियल को, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा t आ गया, है ना। तो वही इक्वेशन आया था, लेकिन वो कब था बाबू, जब अल्फा कांस्टेंट था। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में, है ना। तो यहाँ कांस्टेंट दिए, तो यहाँ पे बकायदा हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा। तो चलिए तैयार करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, है ना। नीचे 0 पुट करेंगे, ऊपर में ओमेगा पुट करेंगे, ठीक है। अल्फा का वैल्यू क्या है, 2t है, 2t dt, 0 से t, ठीक है। 2 देखो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, है ना। अब ये सब तो समझ में आ रहा होगा इंटीग्रेशन में, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाता है, x स्क्वायर बाय 2 हो जाता है। याद है एक फॉर्मूला पढ़े थे, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है dx के टर्म में, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ देखो पावर में 1 है, तो ऊपर में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँ 2 बाहर निकल गया और ये इंटीग्रेट होके क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, 0 से t पुट करेंगे। अब यहाँ देखो पुट करेंगे तो ओमेगा माइनस 0 आ गया है, ठीक है। ओमेगा माइनस 0 हटाते हैं, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, है ना, और इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। यानी ओमेगा हम लोग को टाइम का फंक्शन आ चुका है, ठीक है। अब पूछा कब है, लेकिन जब टाइम 2 सेकेंड है तो ओमेगा क्या होगा, तो एट 2 सेकेंड ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, है ना। अब यूनिट है ना, बेसिक यूनिट में रख सकते हो इसको, 4 रेडियन पर सेकेंड। सब में आ गया, ओमेगा आप लोग को निकल गया। अब तो सब कुछ आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। रेडियल एक्सीलरेशन, जल्दी से फॉर्मूला देखो, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है। ओमेगा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, आर का वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 रेडियन, सॉरी एक्सीलरेशन है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये सब क्वेश्चन में दिया रहता है कि ऑल यूनिट्स आर इन एसआई, ठीक है। तो रेडियल एक्सीलरेशन हम लोग को मिल गया।
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देख लो, अल्फा आर होता है, अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू, अल्फा 2t है, 2t इंटू आर, टी का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है, 2 सेकंड पे पूछा जाएगा, और रेडियस 1 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब बताओ तुम ही लोग नेट एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना। अब एक चीज देखो, हमेशा देखो रेडियल एक्सीलरेशन अंदर होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंट में होता है, तो इन दोनों के बीच हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो जब 90 डिग्री होता है और अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो आप लोग याद करो वो वाला फॉर्मूला, √a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा 90 डिग्री पुट करो, cos 90 0 हो जाता है, ठीक है। तो बस क्या बच जाता है, √a² + b²। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूं √ar² + at², ठीक है। जब दो 90 डिग्री पे होता है बस √ दोनों का स्क्वायर कर दो और सम कर दो, क्या आ जाएगा, ar² करने पे 16 का स्क्वायर, ठीक है, और 80 का स्क्वायर करने पे 4 का स्क्वायर। अब जो आंसर आ जाए उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कर देना, कर सकते हो ना। हो सकता है अच्छा रूप नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सोच के डाटा नहीं लिखा हूं यहाँ पर, इतना तक तो कर लोगे ना, ठीक है। तो पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर पे हम लोग को फोकस करना है, फाइंड एंगल बिटवीन AR एंड ANET, ठीक है। मतलब AR देखो इधर था, 80 ऊपर मान लिए, ठीक है, पॉजिटिव ही है, तो ANET कुछ इस साइड आएगा, है ना। तो ANET और AR के बीच, है ना, AR और ANET के बीच, AR इधर है, ANET इधर है, तो ये जो एंगल थीटा है वो कितना होगा, ठीक है, ये थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग को अब यहाँ पर निकालना है, ठीक है। ये निकालोगे ना जी तुम लोग, अरे इसको कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर, है ना। अच्छा आंसर नहीं आएगा कैलकुलेटर से कर सकते हो, नहीं करना है, अपने से करना है, ठीक है। चलिए AR और ANET का देख लेता हूं मैं। AR इधर है बाबू, AT इधर है, और ANET कुछ इस साइड है, और ये थीटा हम लोग को निकालना है, ठीक है, ये एंगल। अब देखो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर को यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरफ से 80 ही हो गया ना, वेक्टर का शिफ्टिंग देखो तुम लोग जानते होगे। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से 80/AR हो जाएगा। tan थीटा देखो तो 80/AR है ना, सामने वाला डिवाइडेड बाय बगल वाला, ये करना जानते होगे। अब देखो 80 का वैल्यू कितना है, 80 का वैल्यू 4 है, और AR का वैल्यू कितना है 16 है, तो ये कितना आ गया 1/4 आ गया, ठीक है। तो ये tan थीटा का वैल्यू 1/4 आ गया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/4। बहुत बच्चे तो इनवर्स में सोच में पड़ गए होंगे, नहीं, इसे बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है, शायद मैं जो लेक्चर अपलोड किया हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ इनवर्स पढ़ा दिया हूँ मैं, हाँ इनवर्स पढ़ा चुका हूँ, tan इनवर्स 1/4, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब वही देखो, ये tan इनवर्स 1/4 का वैल्यू हमें मालूम नहीं रहता, तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है, और ऑप्शन में भी ऐसा ही रहेगा। अब वही अगर मैं मान लो कि tan थीटा का वैल्यू √3 आ जाता है, मान लो √3 आ जाता है, तो tan इनवर्स √3 कितना होता है 60 डिग्री, तो आंसर डायरेक्ट 60 डिग्री हो जाता है। या मान लो ये 1 आ जाता है ना, ऐसा कुछ डाटा लेते हैं कि जिसमें 1 आ जाता है tan थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 45 डिग्री, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना होता है। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका आंसर जरूर लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, सॉल्व करना है। सर ये एंगल वाले में आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो एक क्वेश्चन में इस एंगल पे और करवा देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करूंगा, ट्विस्ट करूंगा क्वेश्चन को, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये फिर आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सर्कुलर पाथ में, है ना, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका रेडियस है ना 1 मीटर या 2 मीटर कर देते हैं इसको, पिछले बार भी 1 ही लिए थे, रेडियस 2 मीटर है, ठीक है। ओमेगा टाइम का फंक्शन है यहाँ पे, है ना, पिछले बार अल्फा टाइम का फंक्शन था, है ना, दोनों तरह का क्वेश्चन हो गया है। तो ओमेगा टाइम का फंक्शन है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा टाइप का है कि फाइंड टाइम व्हेन एंगल बिटवीन रेडियल एक्सीलरेशन एंड नेट एक्सीलरेशन इज 37 डिग्री, ठीक है। पिछले बार क्या था, क्वेश्चन टाइम दे दिया था, फिर पूछा था एंगल, यहाँ पर एंगल दे दिया, अब पूछा है कि टाइम किस टाइम पर होगा, ठीक है। थोड़ा सा एकदम पूरा घुमा के दिया हूं, वहां अल्फा दिया हुआ था, यहाँ ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है, टाइम का फंक्शन। तो देखो बहुत सिंपल है ना, अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया है पिछला एक क्वेश्चन, तो है ना, क्या कहते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके प्लीज इसको जरूर कीजिए, है ना। रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है, फिर एंगल देखना है उसमें, है ना, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है उसे इक्वेट कर देना है, तो
अगर आप लोग कर लियो तो फिर मिलाइएगा, मैं सॉल्व करता हूं इसको। मान लो ये सर्कुलर पाथ है और ये 2 मीटर इसका रेडियस है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो अब अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो रेडियल एक्सीलरेशन तो हमेशा है ना क्या होता है, सेंटर की तरफ होता है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसके टेंजेंट की तरफ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखो ओमेगा है ना इंक्रीज कर रहा है, मान लो कि अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड की डायरेक्शन इधर होगी, और ओमेगा देखो टाइम का फंक्शन है, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ओमेगा बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो रेडियल और टेंजेंशियल हो गया। अब बस हम लोग को निकालना है रेडियल एक्सीलरेशन का वैल्यू और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वैल्यू, ठीक है। रेडियल एक्सीलरेशन का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर होता है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वैल्यू अल्फा आर होता है, ठीक है। लेकिन अल्फा यहाँ पे मालूम नहीं है ना, तो अल्फा हम लोग को निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है। और अल्फा ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला अल्फा का, डी ओमेगा बाई डी टी होता है। अल्फा का वैल्यू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2t है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, है ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा, तो 2 तो बाहर हो जाएगा, dt बाई dt क्या होता है 1 होता है, तो डायरेक्ट में लिख दो। अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ऑब्वियसली रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, ये समझ में आ गया होगा, अल्फा का वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब सब इजी है ना, अब देखते जाओ रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है बाबू, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू कितना है, ठीक है 2t है, यहाँ टाइम देखो नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे 2t है तो 2t ही लिखना होगा यहाँ पर, तो 2t का होल स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है बाबू यहाँ पर 2 मीटर, 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2t का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और t का स्क्वायर t स्क्वायर, तो ये रेडियल एक्सीलरेशन आ गया 8t स्क्वायर, ठीक है। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम लोग देख लेते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये क्या होता है, अल्फा आर होता है, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन कुछ नहीं रहता, बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन रहता है तो अल्फा क्रॉस आर करते हैं ना, अगर सब वेक्टर फॉर्म में दिया रहता है तो अल्फा क्रॉस आर मतलब वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट लगाना होता है आप लोग, ठीक है। यहाँ अल्फा निकालना है डायरेक्ट, अल्फा का वैल्यू देखो निकाल चुके हैं 2 है। यहाँ देखो मजे की बात यह है कि 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे अल्फा यहाँ कांस्टेंट है ना, इत्तेफाक से कांस्टेंट आ गया, ठीक है। वही अगर मैं यहाँ 2t स्क्वायर करता तो फिर कांस्टेंट नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते थे, लेकिन अभी जरूरत पड़ नहीं रही है, हटाओ उसको, ठीक है। तो 2 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 2 है, 2 दूनी 4 मीटर पर सेकेंड, इसका तो कांस्टेंट वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो रेडियल एक्सीलरेशन इधर है, टेंजेंशियल इधर है, तो नेट एक्सीलरेशन कहीं बीच में होगा इधर उधर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एंगल बिटवीन रेडियल एक्सीलरेशन एंड नेट एक्सीलरेशन इज 37 डिग्री, यानी रेडियल और नेट के बीच का एंगल ये 37 डिग्री है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जब यहां से चालू हुआ होगा तो तभी है ना एंगल 37 डिग्री हो गया होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो देख सकते हो कि रेडियल एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा, है ना, t इक्वल टू 0 पे जस्ट 0 होगा, ठीक है, ओमेगा 0 हो गया, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लेकिन वहां पर होगी, ठीक है। तो वहां देख सकते हो कि नेट एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। तो अभी देखो रेडियल एक्सीलरेशन और नेट एक्सीलरेशन में ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, फिर धीरे धीरे ये घटता जाएगा, तो एक टाइम आएगा जब 37 डिग्री होगा, है ना। तो वो किस टाइम पर आएगा ये यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। मैं यहीं पर बना दिया हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं से पार्टिकल स्टार्ट हुई और स्टार्टिंग में 37 डिग्री है, नहीं, ये आगे कालांतर में जाकर 37 डिग्री इसका एंगल हुआ है, लेकिन उतना कुछ सोचने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट लगाना है। इधर रेडियल एक्सीलरेशन है बाबू, इधर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, इधर नेट एक्सीलरेशन है, और यही एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है। तो फिर से वही काम करते हैं हम लोग, ना, वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, टेंजेंशियल को इधर लेते आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, है ना, टेंजेंशियल को जैसे इधर लाओगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 37 डिग्री इक्वल टू, है ना, थीटा यहाँ पे 37 डिग्री है, लिख सकते हैं, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया, तो AT बाई AR, ठीक है। ये सब करना जानते होगे, वेक्टर में आपको सीखे होगे। तुम लोग सोच रहे हो सर हर चीज में आप बता रहे हो सीखे हो, सही में बाबू, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े ना, कुछ भी अभी तक सर्कुलर मोशन में नया कुछ नहीं सीखे, ठीक है। बस पार्टिकल बोर्ड रूल बस यही सीखे, ठीक है।
मतलब कुछ भी ऐसा मैं नहीं बताया हूं अभी तक जो कि आपको एकदम लगे कि ये नया हो गया, ठीक है। लगभग 1-2 लेक्चर के बाद आपको पता चलेगा नया होगा, ठीक है। लेकिन ये जो कैलकुलेशंस जो है ना, जो पूरे फिजिक्स में कैलकुलेशन जो भी हो, कैलकुलेशन एक मैथमेटिक्स टाइप का है, ठीक है। तो आप लोग फिजिक्स में देखो 11वीं क्लास में स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। वहीं पर मैं ये सब है ना थोड़ा सा ना टॉपिक टाइप का दे देता हूँ, ओमेगा 2t है, अल्फा निकालना, मैं वहां पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, है ना। बस डिफरेंशिएट करना होता है ताकि जब आप लोग सर्कुलर मोशन में सही में ऐसे क्वेश्चंस देखें तो लगे नहीं कि यहाँ पे क्यों कर रहे हैं ना, या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सीखे हैं नया नया फॉर्मूला, ठीक है। कैसे कर रहे हैं ये आप लोग पहले सीख चुके हो, ठीक है। वेक्टर में सीखे हो बहुत चीज, है ना, और बेसिक मैथ्स में भी बहुत चीज सीखे हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन सबसे स्ट्रांग रखो फिजिक्स अगर अच्छा करना चाहते हो तो, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स पे एकदम फुल कमांड होना चाहिए, है ना। तो tan 37 डिग्री इक्वल टू 80/AR। अब देखो tan 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मालूम है? 3/4 होता है। चलो बता दूं, यहां देखो मैं सिखाया भी था पहले के लेक्चर में। अगर ये 90 डिग्री है तो ये 37 के सामने 3 से 3, यहाँ 4, यहाँ 5 ना, तो 3, 4, 5 ट्रिपलेट टाइप का होता है। ये 37 तो ये 53 डिग्री होगा। अब यहाँ तुम साइन cos tan कुछ भी निकाल सकते हो। देखो tan 37 क्या हो जाएगा, सामने वाला डिवाइडेड बाय बगल वाला, यानी 3/4। देखो मैं 3/4 लिख दिया, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 है, और रेडियल एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है 8t²। देखो टाइम का यहाँ पे इक्वेशन बन गया, तो यहीं से बस टाइम निकालना था आप लोग को। अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, t² को इधर ले जाते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का, t² को इधर ले जाते हैं और सबको इधर ले जाते हैं। तो ये 4/8 तो पहले से ही था, 4/3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, 4 2 8, 2 से ये 2 बार में कटा, तो t² का वैल्यू 2/3 आ गया। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2/3, √2/3 सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको तो ये समझ में आ गया, √2/3 सेकेंड। समझ में आ रहा है, ये रूट है, दोनों 2/3 दोनों रूट के अंदर है, ठीक है। देखो अच्छा आंसर नहीं आता, आप लोग सोच रहे हो 2 सेकेंड 4 सेकेंड है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसे ऑप्शन भी रहते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल क्या किया, रेडियल टेंजेंशियल हमेशा से निकाल ही रहे हैं, बस एंगल इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये वेक्टर का कंसेप्ट है यहाँ पर, है ना, कि ऐसे कैसे एंगल कर दिए, है ना, वेक्टर को शिफ्ट कर दिए, ये सब आप लोग जानते हो। तो फिर आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स और रह गए अच्छे, ठीक है, जो कि मेंस है ना, मेंस से थोड़ा सा ऊपर एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। तो अगला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें वो सब क्वेश्चन हम लोग है ना करेंगे। ये जो आज का जो हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन छोड़ दो तो, है ना, ये नीट में नहीं आएगा, नीट वाले बच्चों के लिए ये नीट में नहीं आएगा। इसके पहले जो हम लोग किए ना वो सब नीट में आ सकता है, ठीक है। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जो नहीं डायरेक्शन हम लोग देख रहे थे 3 फिगर में बनाया था, ठीक है, वो तो एकदम आ सकता है, ठीक है, वो एकदम आ सकता है। जो पेंडुलम का क्वेश्चन है बहुत है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब नीट के लिए, और ये सब मेंस के लिए क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन है ना, हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर के दिन करेंगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप लोग नोट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।